हेलो एवरीवन। बायोकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो इकोलॉजी के लिए होगी, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है ये आपकी खुद की असेसमेंट के लिए होती है। इसलिए आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे ही आप सही उत्तर देंगे आपको +2 मिलेगा, और अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो 0.5 से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम लॉस किए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को टारगेट करना शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। ध्यान रखिए, उसने आपसे एबायोटिक फैक्टर के बारे में पूछा है। इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन अ डेजर्ट। ठीक है, उसने आपसे एक ऐसा एबायोटिक फैक्टर पूछा है जो कि प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है इन अ डेजर्ट एरिया। पहला ऑप्शन आपके पास दिया है सॉइल कॉम्पोजिशन, विच प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू डेजर्ट प्लांट्स। दूसरा है टेम्परेचर, एज डेजर्ट प्लांट्स मस्ट विदस्टैंड लो हीट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट। तीसरा है प्रेसिपिटेशन, एज वाटर इज एक्सट्रीमली स्कार्स इन डेजर्ट प्लांट्स। और उसके बाद चौथा है विंड स्पीड, एज इट अफेक्ट्स सीड डिस्पर्सल इन डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, आप आराम से अपना वक्त लीजिए, 10 to 15 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या आंसर रहेगा। आई होप आपने जो अपना आंसर है वो चूज कर लिया होगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आपके पास दिया है सॉइल कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब देखिए सॉइल कॉम्पोजिशन आंसर क्यों नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। बट बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो अडेप्टेड होते हैं क्योंकि उनकी जो सॉइल है ना वो न्यूट्रिएंट पुअर होती है ना, न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल होती है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द मोस्ट और क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा आ जाता है टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए जो टेम्परेचर होता है ना, मतलब डेजर्ट में जो टेम्परेचर है वो आपको पता है कि एक्सट्रीम्स तक जाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उन्होंने खुद को अडेप्ट कर रखा होता है टू फेस दिस एक्सट्रीम टेम्परेचर, है ना। वो अडेप्टेड होते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए, बट टेम्परेचर जो है वो उतना एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है ना, जितना कि वाटर है, प्रेसिपिटेशन है, बारिश, है ना। प्रेसिपिटेशन, अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो ये वो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, एक तरह से लिमिटिंग रिसोर्स है। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेजर्ट का जो एरिया होता है ना, वहां पे अगर आप एनुअली देखोगे बाकी सारे वेजिटेशन, बाकी सारी जगहों के मुकाबले सबसे लो प्रेसिपिटेशन कहाँ होती है? डेजर्ट्स में, है ना। तो इसीलिए ये एक लिमिटिंग रिसोर्स है डेजर्ट वाले प्लांट्स के लिए कि उनको पानी की जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा किल्लत झेलनी पड़ती है। नो डाउट वहाँ के जो पौधे, पेड़ पौधे हैं, उन्होंने खुद को ऐसी कंडीशंस के लिए अडेप्ट करके रखा है। जैसे कि आप सभी को पता है कैक्टस, है ना। कैक्टस क्या करता है, अपने अंदर पानी रिटेन करने के लिए लीव्स को मॉडिफाई कर लेता है स्पाइन्स में, ताकि ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस ना हो, है ना। तो इस तरह की अडेप्टेशन वो कर लेता है, लेकिन खुद के अंदर स्टोर करने के लिए इनको पानी तो चाहिए, प्रेसिपिटेशन तो चाहिए। तो अगर ये भी नहीं होगी उस केस में तो प्लांट्स बिल्कुल ही डेड हो जाएंगे, बिल्कुल मर जाएंगे, है ना। तो जो प्रेसिपिटेशन है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, जो कि प्लांट स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना, उनके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो उनको एक ऐसा फैक्टर है जो उनका सर्वाइवल, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। राइट, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। विंड स्पीड, अब देखिए विंड स्पीड जो है ना वो भी इन्फ्लुएंस करती है ना, सीड डिस्पर्जल वगैरह को इन्फ्लुएंस करती है, बट ये एक सेकेंडरी चीज है।
पहले एक प्लांट को सरवाइव करना है, रिप्रोड्यूस करने के बाद उसका सीड डिस्पर्सल तो एक सेकेंडरी चीज है ना, कि अब उसे हाँ अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है ना। जैसे इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान ये 3 चीजें एसेंशियल है, जब उसको ये मिल जाती है फिर वो नेक्स्ट चीजों के बारे में सोचता है। सेम प्लांट के लिए भी सबसे पहले सर्वाइव करना जरूरी है, बाकी सारी चीजें वो बाद में सोचेगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सही दिया है आपको मिल जाते हैं +2, जिनका गलत हो गया है 0.5 से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इन अ फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है, स्पीशीज और एरिया का रिलेशनशिप प्रेडिक्ट करता है द लॉस ऑफ स्पीशीज एज हैबिटेट साइज डिक्रीजेस। ये बोल रहा है कि एक फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप है ना, कि पहले इतना बड़ा कोई लैंडस्केप था, उससे एक टुकड़ा जो है वो अलग हो गया। अब इस स्पीशीज का और एरिया का एक रिलेशनशिप हमने स्टडी किया, जिससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लॉस ऑफ स्पीशीज हैबिटेट एज हैबिटेट साइज डिक्रीजेस, कि अब हैबिटेट जो है उनका, जगह जो है उनकी वो कम हो गई है, तो लॉस ऑफ स्पीशीज जो है वो भी देखने को मिल रही है, ठीक है। हाउएवर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कैन समटाइम्स लीड टू हायर स्पीशीज डाइवर्सिटी, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है उस टाइम पे जरूरी नहीं कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी लो ही हो, कई बार ऐसा भी होता है कि हाई हो जाती है स्पीशीज डाइवर्सिटी, है ना, देन एक्सपेक्टेड बिकॉज। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आपसे पूछा है, ठीक है, कि एक हैबिटेट था बहुत बड़ा, उसकी फ्रेगमेंटेशन हो गई, एक छोटा टुकड़ा उसका जो है वो अलग हो गया। अब क्या हुआ, वहां पे हायर स्पीशीज डाइवर्सिटी हो गई इस छोटे वाले टुकड़े पे, ऐसा क्यों हुआ, इसका आपसे रीजन पूछा है। पहला ऑप्शन है आपके पास, एज इफेक्ट क्रिएट्स यूनिक कंडीशंस दैट सम स्पीशीज कैन एक्सप्लॉइट। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज द टोटल एरिया ऑफ सुटेबल हैबिटेट। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन फैसिलिटेट्स द माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज बिटवीन पैचेस। और चौथा है स्पीशीज इंटरेक्शंस सच एज कॉम्पिटिशन आर मिनिमाइज्ड इन स्मॉलर पैचेस। आराम से 10 to 15 सेकेंड्स लीजिए, ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोचिए और फिर इसको जो है वो लगाइए कि क्या आंसर होने वाला है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या आंसर रहेगा। आई होप आपने जो है वो अपना आंसर चूज कर लिया होगा। देखिए क्या आंसर इसका रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इन्होंने आपके पास ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे रखी थी कि एक फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप है ना, और स्पीशीज और एरिया का जो रिलेशनशिप है ना, वो जनरली ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि जब जगह छोटी हो जाएगी तो स्पीशीज रिचनेस भी श्रिंक होनी चाहिए। जगह कम है तो स्पीशीज ज्यादा हो जाएंगी तो कंपटीशन वगैरह सब बढ़ेगा, है ना, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो श्रिंक होनी चाहिए। लेकिन कई बार स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे एज इफेक्ट काम करता है, ठीक है। क्या होता है ये एज इफेक्ट, इसके बारे में समझते हैं। देखिए एज इफेक्ट हमेशा वही होता है जहां पर दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स मिलते हैं, ठीक है। एज का मतलब क्या होता है, कोना। तो जहां पे दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स मिल रहे होंगे उनका कोना जो है वो एक दूसरे के साथ लगेगा, वहां पे एज इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे कि फॉरेस्ट है, ठीक है, और साथ में ओपन फील्ड है। अब ये दो अलग इकोसिस्टम है, ओपन फील्ड एक अलग इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एक अलग इकोसिस्टम है। तो इस तरफ जो है वो पूरा फॉरेस्ट है ना, ये पेड़ पौधे हैं और ये ओपन फील्ड है। अब ये जो इसकी एज वाला हिस्सा है ना, एज इफेक्ट यहां पे काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो एज वाला हिस्सा होता है ना, इसमें देखो एक तो अगर आप फॉरेस्ट वाली साइड पे देखो तो यहाँ पे देखो ना कैनोपी ज्यादा है, तो लाइट इतनी अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, यहाँ पे एक तो लाइट अच्छे से मिलेगी, ठीक है। दूसरा विंड, हवा भी अच्छे से मिलेगी, यहाँ पे तो पेड़ों से हवा रुक जा रही थी, यहाँ पे हवा भी अच्छे से मिलेगी। तीसरा टेम्परेचर का फर्क आ जाएगा दोनों में, है ना, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस देखते हैं,
ठीक है। अब होता क्या है, इतनी सारी चीजें दोनों हैबिटेट से अलग हैं, है ना, दोनों इकोसिस्टम से अलग हैं, फॉरेस्ट वाले से भी, ओपन फील्ड वाले से भी। तो होता क्या है, यहां पर खुद का ही एक माइक्रो हैबिटेट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब ये माइक्रो हैबिटेट जो होता है ना, कुछ स्पीशीज के लिए इतना फायदेमंद होता है कि वो वहां से आराम से ग्रो कर सकती हैं। ठीक है। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सी स्पीशीज जो हैं वो ज्यादा देखी जाती हैं, उनको हम कहते हैं एज स्पेशलिस्ट। एज स्पेशलिस्ट्स वो स्पीशीज जो ज्यादातर जनरलिस्ट स्पीशीज होती हैं और ये इन एजेस, है ना, इन एजेस पे ही देखी जाती हैं। तो यहाँ पे ये खुद का एक माइक्रो हैबिटेट क्रिएट हो जाता है इन सारे फैक्टर्स की वजह से, है ना। इसीलिए हमें एज इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है ड्यूरिंग हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। और अगर वहां पे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के टाइम पे एज इफेक्ट दिख रहा है तो वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी ना कि घटेगी, है ना। तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है। अब देखो, जैसे ही फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज होती है ना, तो अमाउंट ऑफ एज वो भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना। देखो, अगर मैं बोलूं ये इतना बड़ा लैंड मास था, यहां से ये बीच से टूट गया, ठीक है। अब देखो इसकी एज जो है वो कितनी बड़ी हो गई। इस वाला यहाँ पे जो हैबिटेट बनना है, अब यहाँ पे जो हैबिटेट क्रिएट होगा, यहाँ पे जो स्पीशीज रहेंगी, अब वो कौन सी होंगी, जो एज स्पेशलिस्ट होंगी, क्योंकि उनको जो चीजें पहले पूरे इस लैंडमास में नहीं मिल पा रही थी अपने फुल पोटेंशियल के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, वो अब यहाँ पे माइक्रो हैबिटेट बनने की वजह से मिल जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से डाइवर्स कम्युनिटीज क्रिएट होती हैं। ठीक है। और हाँ, एक और चीज, ये टेम्परेरीली भी होती हैं। ठीक है। कई बार तो देखो ये परमानेंट हो जाता है, लेकिन कई बार ये टेम्परेरी भी होती है। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो। आई होप ये वाला जो अभी टॉपिक है वो हमने कवर अप नहीं किया है, लेकिन जब हमने बायोम्स वगैरह किए थे, आई थिंक सो वहाँ पे हमने एज इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत बता ही दिया है कि कैसे एज इफेक्ट काम करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है, बोल रहा है इन इकोलॉजिकल टर्म्स व्हाट डज स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है। पहला ऑप्शन है द डिवीजन ऑफ द फॉरेस्ट इनटू डिफरेंट बायोम्स। दूसरा है द लेयरिंग ऑफ वेजिटेशन टाइप्स विद इन द फॉरेस्ट। तीसरा है द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल लेयर्स इन द फॉरेस्ट। और चौथा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल स्पीशीज इन द फॉरेस्ट। आराम से 10 to 15 सेकेंड्स अपने लीजिए और फिर डिस्कस करते हैं कि क्या आंसर होगा। आई होप आपने अपना आंसर जो है वो चूज कर लिया होगा। ठीक है। देखिए, स्ट्रेटिफिकेशन समझते हैं क्या होता है। देखो, ये है लैंड, है ना, ये है लैंड। अगर किसी जगह से, है ना, जो ग्राउंड है आपका लैंड से लगभग 15 फीट की ऊंचाई, ठीक है, 15 फीट की ऊंचाई तक कोई पेड़ पौधे, है ना, जंगल ग्रो करते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, अंडरग्रोथ। क्या बोलते हैं उनको, अंडरग्रोथ। ठीक है। वो पेड़ पौधे जो 15 फीट तक ग्रो करते हैं। फिर क्या आता है, फिर आ जाते हैं ऐसे पेड़ पौधे जो लगभग इस धरती से, लैंड से लगभग 65 फीट तक ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। 65 फीट तक जो पौधे ग्रो करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी। ठीक है। क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी। पहला आ गया अंडर ग्रोथ, दूसरा आ गया अंडर स्टोरी। ठीक है। पहले वाला जो था अंडर ग्रोथ, उसमें जो पौधे होते हैं वो 15 फीट तक ग्रो करते हैं। अंडर स्टोरी में जो पौधे होते हैं वो 65 फीट तक ग्रो करते हैं। और फिर उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट, ऐसे पौधे जो लगभग
95 फीट तक ग्रो कर जाएं, उनको हम बोलते हैं कैनोपी। क्या कहते हैं? कैनोपी। क्लियर होगी? इससे भी ऊपर एक और लेयर आती है, उसमें ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़, जो कि लगभग 125 फीट तक ग्रो कर जाते हैं, और इस लेयर को हम कहते हैं इमर्जेंट लेयर। ठीक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन एक्चुअली में क्या है? यही लेयरिंग ऑफ वेजिटेशन टाइप है ना। एक ही फॉरेस्ट में अलग अलग वेजिटेशन टाइप होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी हाइट तक ग्रो कर पा रहा है कोई पौधा, है ना। जो पौधा 15 फीट तक या उससे नीचे ग्रो करते हैं ना, उनको हम बोलते हैं अंडर ग्रोथ। ठीक है, जो 15 फीट से ऊपर और 65 फीट तक या उससे कम ग्रो करते हैं, वो आ जाते हैं अंडर स्टोरी लेयर में। ठीक है, उसके बाद जो 65 फीट से ऊंचे और 95 फीट से कम तक ग्रो कर पाते हैं, वो आ जाते हैं कैनोपी में। और फिर सबसे विशालकाय पेड़ जो कि 125 फीट तक ग्रो कर जाते हैं, वो आ जाते हैं इमर्जेंट लेयर में। ठीक है, तो ये जो लेयरिंग है ना वेजिटेशन टाइप्स की एक ही फॉरेस्ट में, इसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक लेयर जो है ना, वो अलग अलग कम्युनिटी के प्लांट्स को, है ना, एनिमल्स को सपोर्ट करती है बेसिकली। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो कि अलग अलग, देखो अलग अलग लाइट उनको कैसी मिल रही है, मॉइस्चर कंडीशन कैसा है, ये सब कुछ इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इसी वजह से अलग अलग लेयर्स, अलग अलग वेजिटेशंस आपको एक ही फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, जिनको हम स्ट्रेटिफिकेशन बोल देते हैं। सिंपल सी चीज है, बस इसको याद रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने सही दिया है भाई उनको +2, और जिनका हो गया है गलत 0.5 से नेगेटिव हो जाता है। आगे चले, चलो। क्वेश्चन पूछा है आपसे, इन अ फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोवाइडेड अ 14 कार्बन लेबल्ड कार्बन कंपाउंड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, C14 दिया गया, C14 लेबल्ड कार्बन कंपाउंड दिया गया एक एक्सपेरिमेंट में ऑटोट्रॉफ्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी C14 लेवल्स वर देन मॉनिटर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। फिर C14 के लिए जो रेडियो एक्टिविटी लेवल्स उनको मॉनिटर किया गया एक रेगुलर इंटरवल में, इन ऑल द ट्रॉफिक लेवल्स in which ecosystem is the radioactivity likely to be detected fastest at the primary carnivore level। अच्छा, आपसे पूछा है कि अच्छा आपसे पूछा है कि प्राइमरी कार्निवोर लेवल पे, है ना, किस इकोसिस्टम में प्राइमरी कार्निवोर लेवल पे रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की जाएगी सबसे पहले। फास्टेस्ट पूछा है कि तो सब में जाएगी, सबसे पहले किसमें होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा है। आराम से इस क्वेश्चन का एनालिसिस करो, सोचो और फिर उसके बाद आंसर देना। ठीक है, आराम से अपना टाइम लो। ठीक है, आई होप आपने अपना आंसर जो है वो चूज कर लिया होगा। देखो, जिन्होंने आंसर दे दिया है वेरी गुड, जिन्होंने आंसर देने की कोशिश की है उनको भी वेरी गुड, जिनको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है वो ये चीज समझो। ठीक है, देखो आपसे पूछा है कि कौन सा एक ऐसा इकोसिस्टम होगा, है ना, जिसमें अगर हम C14 की रेडियो एक्टिविटी लेवल को चेक करें, है ना, किस प्राइमरी कार्निवोर लेवल पे सबसे पहले किस में ये रेडियो एक्टिविटी देखी जाएगी। ठीक है, तो देखो इसका आंसर जो होगा ना वो होगा ओपन ओशन। अब क्यों होगा ये समझना जरूरी है। ठीक है, देखो अगर आप ओपन ओशन की बात करो तो यहां पे ऑटोट्रॉफ्स कौन रहते हैं, कौन जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। राइट, अब ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है ना, ये इनको कौन खा लेता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स खा लेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जू प्लैंक्टॉन। ठीक है,
फिर इन जू प्लैंक्टॉन्स को कौन खा लेता है? स्मॉल फिशेस कंज्यूम कर लेती हैं, है ना। स्मॉल फिशेस जब इनको कंज्यूम कर लेंगी, अब ये हुई ना हमारी कौन? प्राइमरी कार्निवोर लेवल, क्योंकि ये तो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, ये हर्बीवोर को खा रहा था। इस हर्बीवोर को किसने खाया? इस कार्निवोर ने खाया, यानी कि ये हमारी प्राइमरी कार्निवोर हुई, कार्निवोर। ठीक है, अब इन स्मॉल फिशेस को फिर लार्ज फिशेस खा लेती हैं, तो वो हमारी सेकेंडरी कार्निवोर्स हो जाएंगी। अब इन्होंने पूछा है कि प्राइमरी लेवल पे जो स्मॉल फिशेस हैं उनमें ये कैसे डिटेक्ट होगा, क्या क्यों ये फास्टेस्ट होगा? ओपन ओशियंस इसका आंसर इसीलिए है क्योंकि देखो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, है ना, तो हर्बीवोर्स इनको बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं बेसिकली, है ना, ये क्या करते हैं, ये जैसे ही उनको खाते हैं ना, अब इनके पास जो इंजेस्टेबल मटेरियल होता है ना, उसका एनर्जी ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इनमें इतना कुछ पचाने वाला होता ही नहीं है। अगर मैं इनको कंपेयर करूं, मान लो कि ये घास है ना, और यहाँ पे कौन है? काऊ है। काऊ ने इस घास को खाया, ठीक है। अब काऊ जो है वो पहले घास को खा लेती है, फिर उसको घंटों बैठ के पचाती है ना, और फिर वो वेस्ट को बाहर निकालती है, यानी कि वहां पे जो डाइजेस्ट करने वाला मटेरियल है वो ज्यादा है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो मटेरियल होता है ना वो लेस इनडाइजेस्टेबल होता है, यानी कि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जू प्लैंक्टन जो फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करेगा वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, है ना। इसीलिए यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना ओपन ओशन में, वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू एनी अदर इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए ओपन ओशन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ज्यादा फास्ट होता है, इसीलिए स्मॉल फिशेस में भी रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले देखी जाएगी प्राइमरी कार्निवोर लेवल पे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद किस चीज के लिए बात करनी थी? टर्नओवर रेट के लिए। ठीक है, टर्नओवर रेट की जब भी हम बात करते हैं ना, मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे ओपन ओशन में एनर्जी ट्रांसफर जो है वो इतना तेज चल रहा है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी तो जल्दी होगी ना, यानी कि यहाँ पे जो टर्नओवर रेट होता है वो भी ऑर्गेनिजम्स का बहुत हाई होता है। ठीक है, स्पेशली किनका? जो जितने लोअर ट्रॉफिक लेवल पे बैठा होगा, है ना, उनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज टर्म्ड एज टर्नओवर रेट। क्लियर होगी बात? ओपन ओशंस के बारे में सब कुछ क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं बाकी सभी इकोसिस्टम के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉरेस्ट ले लो, है ना, फॉरेस्ट ले लो, डेजर्ट ले लो, ग्रासलैंड ले लो, कुछ भी ले लो। फॉरेस्ट और अगर डेजर्ट की बात करो ना, तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे कि ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गई, है ना, यही फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये सारे स्लो ग्रोइंग होते हैं। अगर आप आज पेड़ लगाओगे ना, तो वो 10 साल बाद जाकर के एक फुली ग्रोन ट्री बनेगा। तो ये सारे कैसे हुए? स्लो ग्रोइंग हुए, है ना। और इसीलिए अगर आप इनको क्या कर लेते हो, खा लेते हो, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो यहां पर इनडाइजेस्टेबल टिश्यूज ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? जो जितना ज्यादा घास खाता है ना, उतना ही ज्यादा काऊ फिर गोबर भी करती है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे इनडाइजेस्टेबल टिश्यूज ज्यादा होते हैं। वहीं पे जो ग्रासलैंड अगर आप देखो, ठीक है, ग्रासलैंड जो है, अगर ग्रासलैंड में देखा जाए कंपेयर टू फॉरेस्ट, तो यहां पे ज्यादा फास्टर होती है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर जो है ग्रासलैंड में ज्यादा फास्टर होती है, बट नॉट दैट मच फास्टर देन ओशियन। ओशियंस में सबसे ज्यादा तेज एनर्जी ट्रांसफर होता है, फिर उससे कम ग्रासलैंड, और फिर उसके बाद आप फॉरेस्ट की बारी लगा सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब देखो ग्रासलैंड्स में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो घास फूस होता है ना, वहां पे जो श्रब्स वगैरह होते हैं ना, उनको डाइजेस्ट करना इजी है एज कम्पेयर टू जो फॉरेस्ट के पत्ते वगैरह ये सब हो गया इनके मुकाबले।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो फॉरेस्ट के आपके ट्रीज वगैरह होते हैं ना, इनके पत्तों में जब हम पढ़ेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बायोमास ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ग्रासलैंड। तो इस वजह से यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर कम होता है एज कम्पेयर टू ग्रासलैंड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है एनर्जी ट्रांसफर ओपन सिस्टम में, उसके बाद ग्रासलैंड्स में, फिर ग्रासलैंड्स के बाद फॉरेस्ट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद डेजर्ट्स, ठीक है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी, हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जैसे कि सॉफ्टवेयर के बारे में पता ही है, एक बार अगर फिर से जो हमारे नए दर्शक हैं उनको मैं बताऊं तो बायोकेशन एकेडमी आप सबके लिए एक परमानेंट बैच लेकर के आई है ना, जिसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए जाएंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, स्ट्रक्चर्ड नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। टेस्ट सीरीज की खास बात यह है कि जैसे जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया ना, साथ ही साथ आपका टेस्ट होने के बाद इसी तरह से आपको एक्सप्लेन की जाएंगी सारी की सारी चीज़ें कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा और क्यों ऐसा है ना। उसके बाद स्ट्रैटेजी और शेड्यूल डिजाइनिंग करवाई जाएगी उन लोगों के लिए जिन लोगों को सिटिंग बनाने में, है ना, पता नहीं चलता कि क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे कवर अप करना है। तो वो स्ट्रेटजी बिल्डअप करने में, आपको शेड्यूल डिजाइन करने में हम लोग आपकी मदद करेंगे। और क्या मिलता है, डेली टास्क मैनेजर। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको डेली टास्क असाइन किए जाएंगे कि एक दिन में आपको इतना इतना जो है वो करना है। इससे होगा क्या कि आपकी एक पूरी हमारे पास ये रहेगी, आपके पास एक डाटा रहेगा, है ना, कि मैं क्या चीज़ें जो है वो कर चुका हूँ और क्या चीज़ें जो है वो भी रहती हैं। और लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो आप इस बैच से अवेल कर सकते हो, आप जब तक चाहे हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। बैच की जो कॉस्ट है दैट इज ओनली 10,000 रुपीज़, ठीक है, और आप इंस्टॉलमेंट्स में भी इसको पे कर सकते हैं। और अगर आप जानकारी इस बैच के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम ऑब्वियसली आपको सब सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। और एक और जानकारी आप लोगों के लिए है, जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको ये चीज़ बतानी है कि मोल बायो, इकोलॉजी प्लस सेल बायो, इनकी जो सीरीज है ना वो अभी चैनल पे चल रही है। सेल बायो की जो सीरीज है वो मेरे पर्सनल चैनल यानी कि बायोबोफिन पे चल रही है, और बाकी जो 2 सीरीज हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे, बायोकेशन एकेडमी की प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब चैनल है उस पर चल रही हैं। अगर आप इन सबको एक बार गो थ्रू करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सभी चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हो। प्लस अगर आप हमसे और भी प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे, आप थ्रेड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ आकर के जुड़ सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।